आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है प्लेंट। प्लेंट मतलब दावा। यानी इस ऑर्डर के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस हुए हैं वो बेसिकली प्लेंट दावे से मुतल्लिक हैं। मतलब एक दावा लिखते हुए एक उसकी ड्राफ्टिंग करते हुए आपको किन बातों का ख्याल रखना है उससे मुतल्लिक तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन इस ऑर्डर 7 के अंदर डिस्कस किए गए हैं। और ऑर्डर 7 के रूल जो हैं वो बेसिकली प्लेंट के मैटर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। टोटल 26 रूल हैं इस ऑर्डर में। लिहाजा एक से एक वीडियो के अंदर कवर करना इम्पॉसिबल है, लिहाजा हम लोग इस ऑर्डर को 2 पोर्शन में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फर्स्ट 13 रूल्स डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इसकी लास्ट वीडियो होगी इसी टॉपिक से मुतल्लिक उसमें हम लोग इसके रिमेनिंग 30 रूल्स कवर करेंगे। सो इस फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 30 रूल्स डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रूल, रूल 1 पार्टिकुलर टू बी कंटेन इन प्लेन। यानी जो ऑर्डर 7 का रूल 1 बेसिकली बताता है कि जब आप लोग एक दावा लिख रहे हो, दावा जो है आपकी जो प्लेंट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो टोटल 9 आइटम्स हैं जो कि ऑर्डर 7 रूल 1 कहता है कि प्लेंट के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सो प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। प्लेंट में ये जो फॉलोइंग चीज़ें हैं ये होनी चाहिए। जिसमें ये 9 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, द नेम ऑफ़ अ कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड। मतलब जिस कोर्ट के अंदर, जिस अदालत के अंदर आप लोग अपना केस फाइल कर रहे हो, सबसे पहले तो आपके दावे के अंदर उस कोर्ट का नाम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग दावा लिखते हैं तो सबसे पहले हम कोर्ट का नाम लिखते हैं, तो वो कह रहे हैं सबसे पहले तो जिस अदालत के अंदर आप लोग अपना केस फाइल कर रहे हो ना, आपने अपनी प्लेट प्रेजेंट करनी है, सबसे पहले आपके दावे में उस कोर्ट का, उस अदालत हज़ा का नाम होना चाहिए। पॉइंट बी, द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। फिर ये जो प्लेंटिफ यानी जो मुद्दई है, इसका नाम, इसकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस यानी जो इसकी सकना रिहाइश है, और इसकी डिस्क्रिप्शन जैसे कि इसके वालिद का नाम, इसकी कौम वगैरह, इसका CNIC, ये सारी चीज़ें जो है उसमें होनी चाहिए दावे में। नेक्स्ट है द नेम डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फॉर एज दे कैन बी असर्टेन। इसके अलावा जो मुद्दा ले है, मुद्दईयोन है, इसकी जो है वो इसका नाम, इसकी भी रिहाइश और इसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि इसकी कौम वगैरह, इसके वालिद का नाम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी दावे के अंदर। ये डिफेंडेंट की ये सारी चीज़ें लिखने का पर्पज़ क्या है, ताकि आप लोग फाइंड आउट कर सको, अंदाज़ा लगा सको ये कौन है। क्योंकि दावे के बाद आप लोगों ने समन भेजना होता है। समन भेजने के लिए आपको उसकी रिहाइश का भी पता होना चाहिए, उसके नाम का भी पता चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन का भी पता होना चाहिए कि इसके अगेंस्ट केस हो गया है। तो वही कह रहे हैं कि दावे के अंदर आप लोगों ने डिफेंडर की सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ताकि आपको पता चल सके कि भई किसके अगेंस्ट केस है, ताकि आगे आप उसे इंटीमेट कर सको बाय समन कि आपके अगेंस्ट केस हो गया है। तो इसलिए दावे के अंदर अभी तक 3 चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि दावे में क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो जिस कोर्ट के अंदर आप केस फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का नाम आपके दावे में सबसे ऊपर आप लोगों ने लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने लिखना है जी आपका मुद्दई का जो है वो नाम, रिहाइश और उसकी कौम और उसके वालिद का नाम, और इसी तरह जो है वो डिफेंडेंट की भी यही सारी चीज़ें। Point D, where the plaintiff or defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that effect। और अगर मुद्दई और मुद्दाले दोनों ही जो हैं वो नाबालिग हैं, माइनर हैं, या फिर साउंड माइंड है, यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, मेंटल कम्पिटेंट नहीं है वो, तो आप इस सिचुएशन में, अगर तो वो इस तरह की पॉसिबिलिटी है उन दोनों की, तो आप लोगों ने अपने दावे में इस चीज़ का भी मेंशन करना है। क्योंकि ये लोग जो हैं वो बज़ाते खुद दावा ना कर सकते हैं, ना डिफेंड कर सकते हैं। अगर तो प्लेंटिफ इसी तरह की कंडीशन से दो चार हो, तो उसके बिहाफ़ पे जो है वो उसका नेक्स्ट फ्रेंड यानी उसका गार्डियन ही करता है, लेकिन लॉ में उसके लिए हम लोग नेक्स्ट फ्रेंड की टर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मुद्दाले यानी डिफेंडेंट जो है वो इस तरह की कैपेसिटी से दो चार हो, यानी कि वो मेंटली इनकम्पिटेंट हो, फिज़िकली अनफिट हो, यानी माइनर हो, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसके बिहाफ़ पे भी उसका गार्डियन जो है वो केस को डिफेंड करता है। तो अगर तो आपका मुद्दई और मुद्दाले इस तरह की इस कैफ़ियत से दो चार हैं, मतलब माइनर हैं और अनसाउंड माइंड हैं, तो अब आप लोगों ने उनका ये अपनी दावे में ये चीज़ मेंशन करनी है कि भई ये अनसाउंड माइंड है, ये माइनर है। एंड द फैक्ट कंस्टिट्यूटिंग द काउज़ ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज़। और इसके अलावा जो जिन फैक्ट की बेस पर आपका ये काउज़ ऑफ एक्शन अराइज़ हुआ है, यानी बनाए दावा, वजह फ़ाइल करने की वजह पैदा हो रही है, और ये बनाए दावा, ये काउज़ ऑफ एक्शन पैदा कब हुआ था, ये फैक्ट, ये चीज़ें भी आपने अपनी प्लेंट के अंदर लिखनी हैं। नेक्स्ट है द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट आप लोगों ने ये चीज़ मेंशन करनी है कि जिस केस
ये फैक्ट भी मेंशन करना है अपने दावे के अंदर कि जिस कोर्ट का आप लोगों ने शुरू में नाम लिखा था, जहाँ पर आप दावा दायर कर रहे हो, उस कोर्ट के पास जो है वो इस केस को सुनने की जुरिस्डिक्शन है। अब जुरिस्डिक्शन जो है वो जुरिस्डिक्शन क्या है बेसिकली? जुरिस्डिक्शन ये है कि अथॉरिटी, लॉफुल अथॉरिटी होती है कोर्ट के पास कि वो पार्टी के दरमियान जो उनका डिस्प्यूट है उसे डिस्पोज़ ऑफ कर सके, उसका ट्रायल कर सके। तो ये चीज़ मेंशन करना बड़ी ज़रूरी होती है अपनी प्लेंट के अंदर, क्योंकि अगर आप ऐसे कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दो जिसके पास उस मैटर को ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो वो फिर इस ऑर्डर 7 रूल 11 में आपकी प्लेट जो है वो जुरिस्डिक्शन ला होने के ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए आपने अपने दावे के अंदर ये चीज़ भी मेंशन करी है कि को ये फैक्ट मेंशन करना है कि जिस कोर्ट में आप अपना दावा दायर कर रहे हो, उस कोर्ट के पास इस केस को सुनने की जुरिस्डिक्शन है। नेक्स्ट है द रिलीफ व्हिच द प्लेंटिफ क्लेम। जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है, रिलीफ मांग रहा है, जो इस्तदा कर रहा है कोर्ट से, वो रिलीफ भी मेंशन करना है अपने दावे में, क्योंकि आप केस फाइल क्यों कर रहे हो? ज़ाहिर है आपको कोई रिलीफ चाहिए, ऐसे तो नहीं आपने एन्जॉयमेंट के लिए तो नहीं ना केस कर दिया। तो वो रिलीफ भी आपने अपनी प्लेट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट है वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिक्विश्ड अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रिलिक्विश्ड। इसी तरह प्लेंटिफ अपना कोई क्लेम कर रहा है लेकिन उसका कोई पोर्शन उसने रिलिक्वेस्ट छोड़ दिया है या सेट ऑफ कर दिया है। सेट ऑफ की सिचुएशन है कि अगर एक पार्टी ने मुद्दई ने मुद्दा ले से कुछ पैसे लेने हैं, तो मुद्दा ले ने भी उससे कुछ ना कुछ पैसे लेने हैं। सेट ऑफ होता ही मनी मैटर के हवाले से। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो जितना पोर्शन उसने सेट ऑफ कर दिया है प्लेंटिफ ने और रिलिक्वेस्ट कर दिया है, वो भी उसने अपनी प्लेट के अंदर मेंशन करना है। लास्ट पॉइंट है अ स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू। लास्ट पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन यहाँ जो है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फी सो फॉर एज द केस एडमिट। यानी आपने जो दावा जिस चीज़ के मतलब कर रहे हो ना, वहाँ पर जो सूट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है जिसके मतलब आपका दावा है, उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू भी आपने अपने प्लेन के अंदर मैंशन करनी है। यानी प्रॉपर सूट वैल्यूएशन आप लोगों ने करनी है। अब ये सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू क्यों आपने अपने दावे के अंदर लिखनी होती है, इसका पर्पस ये होता है ताकि आप लोग असर्टेन कर सको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिमिट ऑफ द कोर्ट जहाँ पर आप केस फाइल कर रहे हो, और कोर्ट फ़ी यानी कि कितना आपने अपनी इस दावे के साथ कोर्ट फ़ी पे करनी है। अब आपको ये ऐसे नहीं समझ आएगा, इसको एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें कि एक कोर्ट की जो है वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिमिट जो है वो है ही 10 लाख, कि वो 10 लाख तक का मुकदमा सुन सकती है। अब आपकी जो सूट के अंदर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है, वो भी आप फ़र्ज़ कर लें 10 लाख ही बन रही है। अब इससे आपको इतना तो पता चल गया कि भई इस कोर्ट की इतनी पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, 10 लाख तक का मुकदमा सुन सकती है, और हमारे सूट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो भी 10 लाख ही है। इससे ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि हमारी पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट की ठीक है। ये कोर्ट जो है ये मुकदमा सुन सकती है, क्योंकि इसकी ये पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ये 10 लाख तक का मुकदमा सुन सकती है। अगर तो यहाँ पर आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 15 लाख होती और कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन 10 लाख होती, तो अब इस सिचुएशन में ये आपको पता चल जाता सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से ही कि ये कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है आपके केस का ट्रायल करने के लिए, क्योंकि ये इसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिमिट के अंदर सूट की वैल्यू फ़ॉल नहीं करती। लेकिन अभी सिनेरियो यही चल रहा है कि 10 लाख ही सूट की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है, 10 लाख ही कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन लिमिट है। तो इससे ये तो हमें कन्फर्म हो गया कि कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो इस केस को सुन सकती है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है कि अब इस 10 लाख सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू से हम कोर्ट फ़ी को किस तरह सर्टेन करेंगे। उसके लिए एक सिनेरियो है जो कि कोर्ट फ़ी एक्ट में बताया गया है, वो ये है कि अगर तो आपकी सूट के की जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है ना वो 25,000 हो, तब तो आपको लॉफुली लीगली आपको कोई कोर्ट फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर 25,000 से 2 लाख तक जा रही हो या 2 लाख से कम हो, यानी अप टू 2 लाख हो, तब वहाँ पर आपको जो है वो 7.5% देना पड़ता है। जितनी भी अमाउंट जो है वो इस में इन यानी इसके 25 से 2 लाख के बीच के दरमियान आ रही है, जो जितनी भी अमाउंट वो हो, बस फ़र्ज़ कर लें 1.5 लाख है। अगर 1.5 लाख है आपका सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, तो 1.5 लाख का 7.5 मतलब 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करके जो अमाउंट आएगी वो आपने कोर्ट फ़ी पे करनी होगी। लेकिन अगर 2 लाख से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू हो, तो वहाँ पर कांस्टेंट कोर्ट फ़ी रहती है, तब आपने 15,000 ही पे करनी होती है। जैसे यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी थी, मैंने बताया था आपको कि यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे यहाँ पर 10 लाख है। इसका मतलब ये 2 लाख से एक्सीड हो रही है। अब 2 लाख से जितनी भी आपके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू हो जाए, आपकी कांस्टेंट फ़ी कोर्ट फ़ी रहेगी, वो रहेगी 15,000 पे। तो अब आपने 15,000 पे जो कोर्ट फ़ी देनी है,
वो आप लोगों को इस तरह करना है कि अब आप उस पर 10 लाख सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है ना, उस पे आपको पता चल गया कि हमें 15,000 रुपए कोर्ट फ़ी पे करनी है। तो इस तरह इसीलिए ये फैक्ट भी अपनी प्लान के अंदर ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आपने अपनी प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट करनी है, मतलब जिसके मुतल्लिक़ आप दावा कर रहे हो उस सब्जेक्ट मैटर की कितनी वैल्यू है। और ये लिखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम असर्टेन कर सकें द पिक्यूनियरी लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड द कोर्ट फ़ी जो कि आपने अपनी इस दावे के साथ पे करनी है। क्योंकि अगर तो जुरिसडिक्शन प्रॉपर नहीं होगी, आपने प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं की होगी, प्रॉपर कोर्ट फ़ी पे नहीं की होगी, देन अगेन आपकी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इन ग्राउंड के ऊपर प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप ये पॉइंट्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे कि जब भी आप लोगों ने दावा करना है तो दावे के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। टोटल 9 आइटम्स हैं जो कि एक दावे के अंदर होने चाहिए, जो कि ऑर्डर 7 के रूल 1 के अंदर मेंशन हुए हुए हैं। सिंपल सा ये है ये रूल 1, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत है। क्योंकि जब भी आप लोगों ने ड्राफ्टिंग कोर्ट कचहरी की दुनिया में जाना है तो सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग से आपका शुरू होगा। और ये प्लेंट का आपको पता होना चाहिए कि प्लेंट में क्या-क्या चीज़ें होनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 जो कहता है इन मनी सूट के जब आप लोगों ने कोई पैसों से मुतल्लिक़ कोई मुकदमाबाज़ी करनी है तो अब उस सिचुएशन में क्या आपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करने हैं। सो वो कह रहे हैं कि वेयर अ प्लेंटिफ सीक द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेट शैल स्टेट द प्रिसाइज़ अमाउंट क्लेम। मतलब ये कि जब मुद्दई जो है वो दावा कर रहा है, उसका रिलीफ़ क्या है कि उसे पैसे वापस चाहिए, रिकवर करने हैं उससे। तो अब इस सिचुएशन में उसने अपनी दावे के अंदर एक एग्ज़ैक्ट अमाउंट, प्रिसाइज़ अमाउंट लिखनी है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट लिखनी है जो कि पता चल रहा है कि ये इतनी अमाउंट है। अनसर्टेन अमाउंट नहीं लिखनी। मिसाल के तौर पर अगर उसने 5 लाख की रिकवरी का दावा करा तो वो 5 लाख की अमाउंट सर्टेन है वो लिखेगा। वो ये नहीं लिखेगा कि तकरीबन 5 लाख, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी शो हो जाएगी। सो कह रहे हैं अगर आप लोगों ने रिकवरी ऑफ मनी का दावा करना है तो जो आपकी प्लेट के अंदर अमाउंट यानी कि जो पैसों की अमाउंट है ना वो सर्टेन होनी चाहिए, प्रिसाइज़ होनी चाहिए। अनसर्टेनली होनी चाहिए। नेक्स्ट है बट वेयर द plaintiff sue for real profit or for an amount which will be found due to him or taken unsettled account between him and the defendant, the plaintiff shall state approximately the amount sue for। अब यहाँ पर जो दूसरा इसका पैरा है इसी रूल 2 का, वो इसके पहले पैरे की आप कह सकते हो एक्सेप्शन है। वो ये कह रहे हैं कि जब प्लेंटिफ मील प्रॉफिट का दावा कर रहा है। अब मील प्रॉफिट क्या होता है इसके मतलब आप लोग जो हमारी फर्स्ट वीडियो है सीपीसी की प्लेलिस्ट में जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है उस पे जाके आप व्हील प्रॉफिट देख सकते हो कि व्हील प्रॉफिट है क्या। व्हील प्रॉफिट बेसिकली जो सिंपल है वो ये होता है कि अगर किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे रॉन्गफुली पोसेशन करके कोई फ़ायदा वगैरह हासिल किया होता है ना, तो आप उससे जो रिकवरी करते हो उस इंटरेस्ट और प्रॉफिट वगैरह की, उसे आप लोग कहते हो कि व्हील प्रॉफिट है। सो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर एक प्लेंटिफ व्हील प्रॉफिट के मुतल्लिक दावा दायर कर रहा है या किसी ऐसे अमाउंट की रिकवरी के लिए दावा दायर कर रहा है जो कि अमाउंट अभी फाइंड आउट नहीं हुई, सेटल नहीं हुई, इसके और डिफेंडर के दरमियान ड्यू है, यानी इसे अभी मिली नहीं है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो अपनी प्लेट के अंदर एक अनसर्टेन अमाउंट लिख सकता है, यानी अप्रोक्सीमेटली अमाउंट मेंशन कर सकता है। अब इस सिचुएशन में उसे सर्टेन अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर रूल 2 ख़त्म हो गया, लेकिन जो पंजाब अमेंडमेंट है वहाँ पर इसके पैरा 2 के अंदर थोड़ी-सी अमेंडमेंट हुई है, तो लिहाज़ा हम लोग पहले उसको डिस्कस करेंगे, देन हम लोग रूल 3 की तरफ जाएँगे। सो आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो की अमेंडमेंट है पंजाब में, वही इसके सेकंड पैराग्राफ में क्या ये हो गया है कि मतलब सेकंड पैराग्राफ आफ्टर द वर्ड डिफेंडेड, यानी ये जो डिफेंडेड का वर्ड था ना, उसके बाद कह रहे हैं कि आप ये सर्टेन लाइन जो है वो इंसर्ट कर दें, ऐड कर दें। कह रहे हैं कि फॉर द मूवेबल इन द पोसेशन ऑफ द डिफेंडेड और फॉर द डेप्ट ऑफ विच द वैल्यू कैन नॉट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस एस्टिमेट एंड आफ्टर द वर्ड अमाउंट वेयर इट लास्ट अकर इंसर्ट और वैल्यू। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्होंने सिर्फ आपको इतना कहा कि जब प्लेंटिफ ने मील प्रॉफिट का दावा दायर करना है लबर पहले, यानी आप ये फ़र्ज़ कर लें कि पहले सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसको जो छूट दी थी अप्रोक्सीमेटली अमाउंट मेंशन करने की प्लेंटिफ को, वो दो चीज़ों के मतलब थी। नंबर वन ये कि जब उसने मील प्रॉफिट का दावा दायर करना था डिफेंडेंट के अगेंस्ट। नंबर सेकंड ये कि जब उसने किसी अनसेटल अकाउंट का दावा दायर करना था डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो कि अमाउंट अभी उसे मिल ही नहीं थी प्लेंटिफ को, और वो उन दोनों के दरमियान अनसेटल थी, मतलब पता नहीं था कि कितनी किसकी बनती है। जब उसने उसका दावा करना था तो पहले सेकंड पैराग्राफ में बस ये इन दो चीज़ों के बारे में था कि तब उस सिचुएशन में उसको प्लेंटिफ पे छूट थी कि वो एक अप्रोक्सीमेटली अमाउंट मेंशन कर सकता था अपनी प्लेट में। अब ये जो हाई कोर्ट की अमेंडमेंट आई इसमें फर्दर दो और चीज़ें ऐड हो गई है। नंबर 3 ये है कि जब
उसने किसी डिफेंडेंट की पोसेशन के अंदर कोई मूवेबल चीज़ है, यानी वल्कुला जायदाद है, कोई मूवेबल आइटम है डिफेंडेंट की पोसेशन में, अगर उसने उसका दावा भी दायर करना है ना प्लेंटिफ ने, तो वहाँ पर भी वो एक अनसर्टेन अमाउंट मेंशन कर सकता है। इसी तरह कोई डेब्ट जो है जिसकी अमाउंट जो वो नहीं फाइंड आउट कर पा रहा प्लेंटिफ कि कितनी बनती है, वो नहीं कैलकुलेट कर पा रहा अपनी रीज़नेबल डिलिजेंस को एक्सरसाइज़ करने के बावजूद, तो आप इस सिचुएशन के अंदर इल के हवाले से भी कि उसने कितना डेब्ट लेना है डिफेंडेंट से, इस हवाले से भी अगर वो इसका दावा दायर कर रहा है, इस तरह के डेब्ट का दावा दायर कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो इस सिचुएशन में भी प्लेंटिफ एक अनसर्टेन अमाउंट मेंशन कर सकता है, एक अप्रॉक्सिमेट अमाउंट मेंशन कर सकता है अपनी प्लेट के अंदर। लास्ट लाइन जो कह रहे हैं, आफ्टर द वर्ड अमाउंट वेयर इट लास्ट ओकर रिफर टू वैल्यू, सो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आप लास्ट इधर रूल में जो रूल पार्ट से स्टेट अप्रोक्सीमेटली द अबाउट के वर्ड है ना, तो वो कह रहे हैं इस अबाउट के बाद आप लोगों ने एक वैल्यू का वर्ड भी मेंशन कर ले कि वो एक अनसर्टेन अबाउट और वैल्यू इन 4 सिनेरियो के अंदर रिलेटिव जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट दावा कर रहा है, तो वो मेंशन कर सकता है अपनी प्लेट के अंदर। के साइड को ऐसा कर सकता है। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि बली सूट जब जनरल रूल क्या है कि जब आप लोगों ने पैसों की रिकवरी से मुतल्लिक मुद्दई ने दावा करना है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उसने एक सर्टेन अमाउंट मेंशन कर ली है अपनी प्लेट। मिसाल के तौर पर दावा है रिकवरी का 5 लाख का, तो वो 5 लाख को अपनी प्लेट के अंदर मेंशन करेगा क्योंकि सर्टेन अमाउंट है। लेकिन अगर तो उसने भी प्रॉफिट का दावा करना है प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट, या उसने किसी ऐसे डेब्ट की रिकवरी का दावा दायर करना है जो कि उसे नहीं पता चल पा रहा प्लेंटिफ को कि कितने बनते हैं मेरे डिफेंडेंट से, या फिर उसने किसी मूवेबल आइटम जो है डिफेंडेंट की पोसेशन में है उसकी रिकवरी का दावा दायर करना है, या फिर लास्ट आइटम ये है कि कोई ऐसे अकाउंट्स के बारे में दावा करना है जो कि अभी इन दोनों के दरमियान डिसाइड नहीं हुए कि कितने किसके बनते हैं, अनसेटल है दोनों के दरमियान। तो इन 4 सिनेरियो के अंदर रिलेटिव के पास ये राइट है कि वो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट मेंशन कर सकता है अपनी प्लेट पे। तो आई होप ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल 3 की तरफ। नेक्स्ट है रूल 3, वो कहते हैं वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो जिस चीज़ के हवाले से आपने केस करना है, दावा दायर करना है। सो रूल 3 ये कह रहा है कि जब आप लोगों ने दावा दायर करना है किसी ऐसी चीज़ के हवाले से जो कि आपकी गैर मनकूला जायदाद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके मतलब आप लोगों ने, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उस प्लेंट के अंदर आप क्या चीज़ मेंशन करोगे? वो कह रहे हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जिस चीज़ के मतलब केस फाइल हो रहा है वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द प्लेंट शैल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट, तो फिर उस प्लेंट के अंदर उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने मेंशन करनी है जिसकी मदद से वो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, उसकी शनाख्त हो सके। जैसे कि हम करते हैं ना कि एक पर्सन को अगर स्टे ऑर्डर चाहिए किसी प्रॉपर्टी से के मतलब इसको नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो वो फिर बाकायदा लिखते हैं कि ये इतने मरले की है, इसके आगे ये है, इसके पीछे ये है, मतलब शुमाल वग़ैरह, शुमाल, जुनूब, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये क्योंकि अगर हम लोग ये मेंशन ही ना लिखें, हम लोग बस इतना कर दें कि भई ये एक मेरा प्लॉट है और इसको ख़तरा है, इसको नुकसान ना कोई पहुँचाए, इससे लोगों को जी रोक दिया जाए, तो वो क्या कोर्ट को किस तरह पता चलेगा कि कौन-सी जायदाद को ख़तरा है, किसके मुतालिक मुझे स्टे ऑर्डर ग्रांट करना है। तो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मेंशन करना ज़रूरी होती है इस तरह के मुकदमे के अंदर, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। एंड इन सच अ प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बाउंड्रीज और नंबर्स इन अ रिकॉर्ड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ सर्वे, द प्रिंट शैल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर। वो कह रहे हैं अगर इस तरह कोई सेटलमेंट ऑफ सर्वे हुआ है उसके रिकॉर्ड के अंदर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है वो उसकी बाउंड्रीज और नंबर्स से पहचानी जा सकती है, जो कि सर्वे वगैरह हुआ है और उस रिकॉर्ड के अंदर, उस सर्वे के अंदर ये इस बाउंड्रीज और नंबर्स का रिकॉर्ड वगैरह मेंशन है, तो वो चीज़ें भी आप लोगों ने वो बाउंड्रीज और नंबर्स भी अपनी प्लान के अंदर मेंशन करनी है। ये बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस तरह फ़र्तें नहीं बनी हुई होती प्रॉपर्टीज़ की, और उसके अंदर उनकी खेवट खतौनी नंबर लिखे होते हैं, खसरा नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो कहना है कि इससे अगर प्रॉपर्टी का, क्योंकि हर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास तो हर प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है, जब भी हम लोगों ने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो हमें फ़र्ज़ वगैरह तो चाहिए। तो वो रिकॉर्ड होता है पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास हर जायदाद का जो भी यहाँ पर एग्ज़िस्ट कर रही है। तो अब इस सिचुएशन में वो कह रहे हैं कि अगर तो इस तरह एक प्रॉपर्टी की आइडेंटिफ़िकेशन की जा सकती है, तो फिर आप लोगों ने वो भी अपनी प्रिंट के अंदर मेंशन करना है। पर मेन पर्पस ये है कि जब आप जिस चीज़ का मतलब केस फाइल कर रहे हैं वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आपके केस का सब्जेक्ट मैटर है,
तो आपने अपनी प्लेंट के अंदर उसकी ऐसी कुछ आइडेंटिफ़िकेशन टिप्स जो है उस चीज़ के बारे में मेंशन करना है, जिससे उस प्रॉपर्टी की शिनाख्त हो सके कि आपका बेसिकली केस किस चीज़ के हवाले से है। इसी तरह अगर कोई बाउंड्रीज़ या नंबर्स उसका रिकॉर्ड में मेंशन हुआ है, तो वो भी आप लोगों ने लिखना है अपनी प्लेंट के अंदर, ताकि उसकी शिनाख्त हो सके कि आपका केस किस जायदाद के मुतल्लिक़ है। नेक्स्ट है व्हेन प्लेंटिफ स्यू एज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। अब इसी तरह है कि अगर मुद्दई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर दावा दायर कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में प्लेंट में उसने क्या मेंशन करना है। वेयर द प्लेंटिफ स्यू इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, द प्लेंट शेल शो नॉट ओनली दैट ही हैज़ एन एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, बट दैट ही हैज़ टेकन द स्टेप्स इफ एनी नेसेसरी टू अनेबल हिम टू इंस्टीट्यूट अ सूट कंसर्निंग इट। सो रूल 4 सिंपली ये कह रहा है कि जब एक प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में यानी करेक्टर के अंदर एक दावा दायर कर रहा है, तो उस प्लेंट के अंदर जस्ट यही नॉट ओनली सिर्फ ये चीज़ उसने मेंशन नहीं करनी अपने दावे के अंदर कि भाई मेरा भी सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट है, बल्कि उसने ये चीज़ भी मेंशन करनी है, बट दैट ही हैज़ टेकन द स्टेप्स इफ एनी नेसेसरी टू अनेबल हिम टू इंस्टीट्यूट अ सूट कंसर्निंग इट। सो इसने ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि मैंने ये दावा दायर करने के लिए क्या ज़रूरी स्टेप्स जो हैं वो जो है वो चीज़ों को फ़ॉलो किया, क्या किन मराहिल से मैं गुज़रा। मिसाल के तौर पर अगर तो एक से ज़्यादा पर्सन का इंटरेस्ट है किसी केस के अंदर और बाकी पार्टी से कहती हैं कि भई आप जो है वो उसे अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं कि आप सबके बिहाफ़ पे केस को लीड करो, तो वो पार्टी सिर्फ़ इतना नहीं कहेगी कि मेरा उस केस के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर जिसके मतलब मैं केस को लीड कर रहा हूँ, मेरा भी उसके अंदर इंटरेस्ट है बाकी सब की तरह, और मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इस केस को लीड कर रहा हूँ। बल्कि वो ये चीज़ भी मेंशन करेगी कि मैंने जो है वो किन नेसेसरी स्टेप्स मैंने लिए हैं, ताकि मैं ये किन मराहिल से गुज़रा है, ताकि वो ये दावा, ये इस तरह का दावा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का दावा जो है वो लीड कर सके। मिसाल के तौर पर उसे लोगों ने ऑथराइज़ेशन लेटर दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है अपने बिहाफ़ पे कि आप हमारे बिहाफ़ पे ये केस लीड कर सकते हो। अब ऐसा करने के पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि बाद में अगर केस का फ़ैसला आए और वो लोग कहें कि भई हम तो पार्टी ऑफ द सूट थे ही नहीं, तो ये पर्सन ये चीज़ भी मेंशन करेगा कि मैं खुद से नहीं केस लीड कर रहा, बाकायदा मेरे पास मुख्तारनामा था जिसके तहत मुझे अथॉरिटी दी गई थी, इन स्टेप्स के तहत मैं ये ऐसा केस लीड कर रहा था, इंस्टीट्यूट कर रहा था, और मेरा भी इसके अंदर इंटरेस्ट है। मतलब जब आप लोग रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर दावा दायर कर रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है अपने दावे के अंदर। रूल 4 ये चीज़ आपको बताती है। नेक्स्ट है रूल 5, डिफेंडेड इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन। The plaintiff shall show that the defendant is or claimed to be interested in the subject matter and that he is liable to be called upon the answer the plaintiff demand। ये सिंपली रूल है जो कि बता रहा है कि द प्लेंट के अंदर ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है उसके अंदर डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है, डिफेंडेंट का क्लेम है कि भाई मेरा इंटरेस्ट है इसमें, और प्लेंटिफ ने ये चीज़ मेंशन करनी है अपनी प्लेंट के अंदर कि जो मैं डिमांड कर रहा हूँ, डिफेंडेंट पे लायबिलिटी है कि वो इस चीज़ का आंसर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसने अपनी दावे के अंदर मेंशन करनी है। ज़ाहिर-सी बात है दोनों पार्टी का केस के अंदर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिस्प्यूट होता है, दोनों पार्टी कह रही होती है कि मेरा भी इंटरेस्ट है, और वो होता है, तो वो भी चीज़ उसने मेंशन करनी है अपने दावे के अंदर कि डिफेंडेंट का क्लेम है कि भई इसका इंटरेस्ट है। दूसरा वो कह रहा है कि भई जो मैं मेरा एलिगेशन है इसके ऊपर, उसके ऊपर इस पे लायबिलिटी है कि ये रिस्पॉन्सिबल है डिफेंडेंट के, आके वो इस चीज़ों का जवाब दे। ये सारी चीज़ें उसने अपने प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करनी है। नेक्स्ट है रूल 6, ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। Where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, the plaintiff shall show that the ground upon which exemption from such law is claimed। यानी अगर तो आप दावा दायर करते हो ना, जो टाइम लिमिट बताई गई थी कानून में कि इतने टाइम लिमिट में आप केस फाइल कर सकते हो, उसके बाद आप करते हो, तो आप जनरल रूल तो यही है, कानून आपको यही कहता है, डिले डिफीट इक्विटी का प्रिंसिपल जो है कि आप जो है भई अब टाइम गुज़र गया है, इतने टाइम के बाद ही के अंदर केस फाइल कर सकते थे, नहीं किया,
अब आप उस उस सब्जेक्ट में मतलब केस फाइल कर ही नहीं सकते। लेकिन रूल 6 इस चीज़ की एग्ज़ेम्पशन है कि अगर तो आप लोग एक टाइम लिमिट दिया हुआ था किसी चीज़ के मतलब केस फाइल करने का, उसके बाद आप मुँह उठाकर आ रहे हो, केस का कर रहे हो, तो अब इस सिचुएशन में आप प्लेंट फाइल कर सकते हो, दावा दायर कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में आपको प्लेंट में क्या चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी, वो ग्राउंड मेंशन करने पड़ेंगे जिसकी बेस पर आपको टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद भी ये इस्तिस्ना हासिल है, एग्ज़ेम्पशन हासिल है कि आप अपना ये एक रिलीफ़ क्लेम कर सको, इवन दो कि उसका टाइम बार्ड हो चुका है, लॉ ऑफ लिमिटेशन आप पर लग गई कि अब आप उस चीज़ में मतलब केस नहीं कर सकते। तो अगर आप टाइम गुज़रने के बाद केस फाइल करें उस मैटर के मतलब, तो फिर उस टाइम आपकी प्लेंट में अंदर वो ग्राउंड ऑफ एग्ज़ेम्पशन मेंशन करने होंगे आपको, जिसकी बेस पर आपको ये इस्तिस्ना हासिल है कि आप टाइम एक्सपायर होने के बाद भी केस उसी मैटर से मुतल्लक कर सकते हो। तब ये आपकी प्लेंट में चीज़ लाज़मी होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिलीफ़ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब जो भी आप लोगों ने रिलीफ़ क्लेम करने हैं ना, वो स्पेसिफिकली तौर पर मेंशन होने चाहिए आपकी प्लेंट के अंदर। रूल 7 बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि एवरी प्लेंट शैल स्टेट स्पेसिफिकली द रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम आइदर सिंपली और इन अल्टरनेटिव। वो कह रहे हैं कि अगर तो कोई भी क्लेम बेशक सिंपली अल्टरनेटिव फॉर्मेट में क्लेम कर रहा है अपनी प्लेंट में प्लेंटिफ, तो उसने वो रिलीफ जो है वो स्पेसिफिकली तौर पर मेंशन करना है अपने दावे के अंदर। And it shall not be necessary to ask for general or other relief which may always given as the court may think just to same extent as if had been asked for। और इसे अपनी प्लेंट के अंदर वो जनरल और दूसरे रिलीफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती जो कि कोर्ट खुद ही बेहतर समझता है कि इस सिचुएशन के अंदर इसको मिलने चाहिए। वो इसे अपनी मतलब जो उसको रिलीफ चाहिए ना, वो स्पेसिफिकली तौर पर उसने अपनी प्लेंट के अंदर मेंशन करना है। अदर और जनरल रिलीफ उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती जो कि कोर्ट पहले ही उसके फेवर में कंसीडर कर रही है कि ये तो इसको मिलने ही चाहिए, वो उसे अपनी प्लेंट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेम रूल शैल अप्लाई टू एनी लीव क्लेम बाय द डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट। और इसी तरह जब मुद्दईयोन जो है वो मुद्दा अलैह अपना जवाब दावा लिख रहा है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उस पर्सन को भी जो स्पेसिफिक रिलीफ ही लिखने हैं अपनी जवाब दावे में, और जनरल और अदर रिलीफ उसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती जो कि कोर्ट उसके फेवर में समझ ही रही होती है कि इस सिचुएशन में से मिलने चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी पर्सन ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा किया है प्लेंटिफ ने, तो अब इस सिचुएशन के अंदर इस सिचुएशन में उसने क्या करना है, उसने कोर्ट से यही रिलीफ माँगना है। एक स्पेसिफिक रिलीफ उस सिचुएशन में वो क्या माँगेगा? स्पेसिफिक रिलीफ नंबर 1 वो ये माँगेगा कि इस पर्सन को कहा जाए कि ये अपना पार्ट परफ़ॉर्म करे। दूसरा रिलीफ वही माँगेगा कि भई मुझे डैमेजेज़ और कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएँ इस सिचुएशन में। ये उसके जो स्पेसिफिक रिलीफ हैं, उसने ये चीज़ें मेंशन करनी है, क्योंकि अगर वो कोर्ट को सिर्फ़ इतना कोर्ट से सिर्फ़ ये दावा दायर कर दे और अपने जो रिलीफ उसे चाहिए वो मेंशन ना करे, तो कोर्ट को किस तरह पता चलेगा कि भई मुझे इसकी दाद रसी किस तरह करनी है। अब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, तो अब आप उसे ये नहीं कहते कि भई मुझे ना मेडिसिन चाहिए। मेडिसिन किस चीज़ की चाहिए? आखिर आपके किस ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट है, किस ऑर्गन में तकलीफ़ है आपकी, वो भी तो आप उसे बताओगे। इस तरह तो नहीं उसे पता चलेगा। जैसे आजकल एक लतीफ़ा बना हुआ है कि मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या तकलीफ़ है? तो आप कहते हैं कि पहले फ़ीस कम करो तब मैं आपको बताऊँगा। तो वो तो सिर्फ़ लतीफ़े वाली तक की सिचुएशन है। वो ये यहाँ पर प्रैक्टिकली तौर पर ये नहीं बैठती। आपने डॉक्टर को बताना होता है कि भई मेरे मेरे किस ऑर्गन में इश्यू है, मुझे कहाँ तकलीफ़ है, मुझे कहाँ पेन है, मुझे कौन-सा रिलीफ़ चाहिए, मुझे किस चीज़ के हवाले से मेडिसिन चाहिए। तब फिर आपको वो एग्ज़ामिन करता है, फिर वो आपको मेडिसिन देता है ताकि आपको रिलीफ़ मिल सके, आपकी पेन कम हो सके। इसी तरह जब आप कोर्ट के पास जा रहे हो, तो कोर्ट को आपने बताना है कि मुझे क्या रिलीफ़ चाहिए, मुझे मेरी किस तरह दाद रसी की जाए। तो वो यहाँ पर अब जो स्पेसिफ़िक परफ़ॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा कर रहा है, तो उसमें उसकी स्पेसिफ़िक रिलीफ़ यही है कि उसे पार्ट परफॉर्मेंस चाहिए दूसरी पार्टी की तरफ से, वरना पार्ट परफॉर्म करे, और डैमेजेस और कंपनसेशन ये इसके स्पेसिफिक रिलीफ हैं, ये उसने अपनी प्लान के अंदर मेंशन करने हैं। अब जनरल रिलीफ और दूसरे रिलीफ इस सिचुएशन में क्या हो सकते हैं कि भई जो अब इसने केस फाइल किया है, उस केस के अंदर जो अगर फॉल्स लिटिगेशन नहीं है इसकी, तो ज़ाहिर है इसको कोर्ट फ़ी जो इसके लगे हैं वो खर्चा कोर्ट इसकी डिफेंडेंट को कहेगा कि ये इसे पे करे। इसी तरह जो टाइम ज़ाया किया है डिफेंडेंट ने, उसकी तरफ से वो उसे कंपनसेट पे करने के लिए कहेगा डिफेंडेंट को कि वो गवर्नमेंट को फ़ाइन वगैरह जमा करवाए। तो ये सारी चीज़ें रिलीफ़ उसे क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है प्लेंटिफ़ को।
इसी तरह डिफेंडेंट की भी अगर इसी तरह की सिनेरियो हो तो उसे भी स्पेसिफिक रिलीफ क्लेम करना होता है, अपने जवाब दावे में जनरल अदर रिलीफ क्लेम करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एक तरह से देखा जाए तो थ्योरी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि आपने जस्ट स्पेसिफिक रिलीफ अपनी प्लेंटिफ ने प्लेंट में और रिटन स्टेटमेंट के अंदर डिफेंडेंट ने मेंशन करने हैं। जनरल और अदर रिलीफ आपने मेंशन नहीं करने। लेकिन अगर आप लोग दावा और जवाब दावा को ओपन कर देखें, मेजॉरिटी जगह पर हम लोग ये देखते हैं कि दावा और जवाब दावा में मेंशन किया होता है कि इसके अलावा भी अगर कोई दूसरे रिलीफ हैं तो वो भी अदालत ख़ज़ाना हमें प्रोवाइड करे। हम लोगों ने ये चीज़ लिखी होती है। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर मना कर दिया गया है कि वो आप ना लिखें, लेकिन हम लोग लिखते हैं। तो प्रैक्टिस में तो ऐसा चल रहा है, लेकिन थ्योरी में कह दिया गया है कि आप जस्ट स्पेसिफिक रिलीफ की डिमांड करें, जनरल और अदर रिलीफ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं क्योंकि हमें मना नहीं किया गया। तो नेक्स्ट अब आई होप ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। Next है rule 8 अगर relief found on separate ground वगैरह where the plaintiff seek relief in respect of several distinct claims or cause of action founded upon separate and distinct ground they shall be stated as far as may be separately and distinctly। literal interpretation की करें तो वो सिंपल सी है। वो कह रहे हैं कि अगर plaintiff ने कोई रिलीफ क्लेम करना है और वो रिलीफ अराइज हो रहा है कई काउज ऑफ एक्शन की बेस पर, सेपरल डिफरेंट क्लेम की बेस पर, मतलब जो रिलीफ उसने क्लेम करना है ना वो रिलीफ उसका रेज़ हो रहा है जो कि डिपेंड करता है सेवरल काफ़ी काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर। तो लेकिन वो जो जिन काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर रिलीफ रेज़ हो रहा है वो सेपरेट डिस्टेंट ग्राउंड के ऊपर बेस करता है। तो अब इस सिचुएशन में उसने अपनी प्लेंट के अंदर क्या मेंशन करना है, इन तमाम ग्राउंड को अलग-अलग सेपरेटली और डिस्टिंक्टली मैनेज में जो है वो मेंशन करना है, लिखना है। इसकी एक तरह से देखा जाए तो आप ना इसको ऑर्डर 2 के रूल 3 के साथ ना इस ऑर्डर 7 के रूल 8 को मिलाकर पढ़ें। जैसे कि ऑर्डर 2 का रूल 3 ये कहता था कि जब आपका एक प्लेंटिफ का एक बहुत ज़्यादा रिलीफ रेज़ हो रहे थे सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पे, तो इस सिचुएशन में आप लोग उन तमाम काउज़ ऑफ एक्शन को एक ही सूट के अंदर कंपाइल करके एक ही केस कर सकते थे, बजाय आप अलग-अलग केस करते। यानी अगर एक प्लेंटिफ का एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट काफ़ी काउज़ ऑफ एक्शन थे और काफ़ी रिलीफ निकल रहे थे, तो वो अलग-अलग दावा दायर करने के बजाय एक ही केस कर सकता था। यहाँ पर भी एक तरह से देखा जाए तो ये इस रूल की ऑर्डर 2 के रूल 2 की एक्सटेंशन है, ये रूल 8 ऑफ ऑर्डर 7, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर प्लेंटिफ का जो रिलीफ है ना, वो सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर बेस करता है। मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ निकल रहे हैं, सेवरल काफ़ी सारा काउज़ ऑफ एक्शन होने की वज़ह से उसके काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ निकल रहे हैं और वो तमाम काउज़ ऑफ एक्शन जो है सेपरेट डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर बेस करते हैं। तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसने वो तमाम रिलीफ़ जो क्लेम करने हैं वो सेपरेट ग्राउंड के ऊपर मेंशन करते हैं, तो उसने तमाम रिलीफ़ को उनके काउज़ ऑफ एक्शन को अलग-अलग मेंशन करना है अपनी प्लेंट के अंदर। अब यहाँ पर इसको जो है वो एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम लोग देखते हैं मिसाल के तौर पे जैसे हम देखते हैं फैमिली केसेस के अंदर, वैसे तो फैमिली केसेस के ऊपर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि जैसे कि फैमिली दावा जात जो होते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब एक औरतों को जो है वो तलाक वगैरह हो जाती है तो उस सिचुएशन में अपने बच्चों की कस्टडी यानी हजानत का और नान और नफ़का का जो है उनका मेंटेनेंस का दावा दायर कर रही होती हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर एक काउज ऑफ एक्शन है, उनको डाइवोर्स वगैरह हुई हुई है, उस एक सिंगल काउज ऑफ एक्शन से जो उनके मल्टीपल रिलीफ क्लेम हो रहे हैं, ये कस्टडी का और जो मेंटेनेंस का, तो वो उसको एक ही केस के अंदर बजाय अलग-अलग दावा दायर करने के उसको एक ही केस के अंदर एक सूट एक ही मुकदमा कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ये केस एग्ज़ाम्पल है वो बेसिकली हो रहा है कि एक सिंगल काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर आपके मल्टीपल रिलीफ रेज़ हो रहे थे, तो आपने उसको मल्टीपल केस करने के बजाय एक ही केस कर दिया और काम ख़त्म किया। अब यहाँ पर अगर हम देखें जो रूल 8 कहता है वो कहता है कि आपके मल्टीपल रिलीफ हैं जो कि मल्टीपल काउज़ ऑफ एक्शन के ऊपर रेज़ हो रहे हैं। एक सिंगल काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर नहीं हो रहे, आपके मल्टीपल रिलीफ रेज़ हो रहे हैं सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन यानी मल्टीपल काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर। तो अब इसको इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, 2 दोस्त हैं, आप फ़र्ज़ कर लें 2 दोस्त हैं। एक पर्सन ने अपने दोस्त से जो है वो रेंट लिया है कि मुझे किसी पर्सन के ना पैसे उधार पे देने हैं, तो उसने उससे पैसे उधार लिए हैं। 1 साल के अंदर उसने उससे 3 दफ़ा उधार लिया है, लेकिन उधार उसने डिफरेंट सिनेरियो में लिया है। पहले 4 महीनों में उसने उससे ये कह के उधार लिया है कि मुझे किसी के पैसे देने हैं, ठीक है? अगले 4 महीनों में उसने उससे ये कह के उधार लिया है कि मुझे ज़रूरत है।
और आखिरी 4 महीने में उसने कहा कि मुझे कोई कारोबार वगैरह शुरू करना है, तो मुझे आपसे ना कुछ पैसे चाहिए। अब उसने साल के अंदर उससे 12 महीने होते हैं ना, तो 4-4 महीनों के वक़्फ़े से उसने 3 दफ़ा उससे उधार लिए, डिफरेंट काउज़ ऑफ एक्शन पे, क्योंकि उसने एक दफ़ा उससे कहा कि मुझे किसी को पैसे अ, देने हैं, एक दफ़ा उसने खुद कहा कि मुझे चाहिए, और एक दफ़ा उसने कारोबार शुरू करने के बाद फिर उससे लिए। यानी ये डिफरेंट काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पे ये तीनों डेब्ट रेज़ हो रहे हैं, इसने तीनों डेब्ट इससे लिए, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उसने अगले साल में जब उसने तकाज़ा किया पहले दोस्त ने कि भई अपने दूसरे दोस्त से कि आप मुझे पैसे मेरे जो आपने उधार लिए थे मुझे वापस करो, लेकिन उसने नहीं दिए। अब इस सिचुएशन में पहले उसने उसे लीगल नोटिस भेजा, उसने नहीं दिए। अब फिर उसने केस कर दिया कोर्ट के अंदर इससे अपनी इस डेब्ट की रिकवरी का, जो उसने उससे पैसे लिए थे। अब ये तीनों डेब्ट जो है वो डिफरेंट काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पे राइज़ हो रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा उसने कहा था कि मुझे किसी को देने हैं, एक दफ़ा उसने खुद अपने नाम पे लिए थे, और एक दफ़ा उसने कारोबार शुरू करने के बाद में लिए थे। तो तीनों डेब्ट जो है वो बेसिकली रिलीफ़ उसका डेब्ट की रिकवरी ही है, डिफरेंट रिलीफ़ ही है, तो उसे पैसे चाहिए, उसने अपने डेब्ट की रिकवर कर ली है। और ये जो 3 सेपरेट काउज़ ऑफ एक्शन की बेस पर ये तीनों सिनेरियो अलग-अलग है, जिसमें उसने डेब्ट लिया था। सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन की रेस पर रेज़ हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर बेस करते हुए उसने तीनों दफ़ा अलग मामलात से उससे पैसे लिए थे। तो वो जो अपनी प्लेट में पैसों की रिकवरी का दावा तो करेगा, लेकिन उन ग्राउंड्स को अलग-अलग करके मेंशन करेगा। उसने सबको इकट्ठे ही, क्योंकि ये सेवरल काउज़ ऑफ एक्शन पे उसका रिलीफ़ फेस कर रहा है, अलग ग्राउंड पे मेंशन करता है उसको, उसने अलग-अलग सेपरेटली अपनी प्लेट के अंदर मेंशन करना है। एक ही दफ़ा उसने ये नहीं कहता था कि इसने मुझसे कलेक्टिवली वो प्लस करके एग्रीगेट करे कि भई इसने मुझसे इतने पैसे उधार देने हैं इसने मेरे, तो ये मुझसे दिलवाए जाएँ। क्योंकि ये सेपरेटली ग्राउंड पे मेंशन करते हैं, तो उसको अलग-अलग ही वो अपनी प्लेट के अंदर मेंशन करेगा। नेक्स्ट है रूल 9, वो कहता है प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेट। The plaintiff shall endorse all the plate or annex thereto a list of the document, if any, which he has produced along with it. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्लेंटिफ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अपनी प्लेंट के साथ प्रोड्यूस करेगा ना, उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को या तो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट के ऊपर मेंशन कर देगा, इंडोर्स कर देगा, या फिर यानी वो या तो वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उस प्लेंट के ऊपर ही होंगी, जो उसने अपनी प्लेंट के साथ पेश करनी है प्लेंटिफ ने, या फिर वो उसको उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को अपनी प्लेंट के साथ अटैच कर देगा। जब आप दावा दे रहे होते हो ना, तो उस टाइम आप जिन डॉक्यूमेंट्स पे आपका रिलीफ क्लेम करा होता है ना प्लेंटिफ का, उसके साथ आप उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपने लगानी होती है, कानूनी तौर पर आप पर ये ऑब्लिगेशन है। उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को हम लिस्ट ऑफ रिलायंस कहते हैं, जिस पर आप लोग बेस आपका रिलीफ क्लेम कर रहा होता है। तो रूल 9 का सब रूल 1 बेसिकली कह रहा है कि जब आप लोगों ने दावा दायर करना है प्लेंटिफ ने, तो उस टाइम जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जिस पे उसका रिलीफ रिलाई कर रहा है ना, या तो उसने उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट को अपनी प्लेंट के साथ अनेक्स कर देना है, अटैच कर देना है, या फिर उसने उसी लिस्ट को अपनी प्लेंट के ऊपर इंडोर्स कर देना है, यानी उस प्लेंट का ही पार्ट बना देना है, उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट उसमें ये जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहा है वो प्लेंट पे ही वो इंडोर्स कर देगा, यानी मेंशन कर देगा। नेक्स्ट जो प्लेंटिफ शैल प्रेजेंट विद हिज प्लेंट, ये जो क्लाउज 1 ए का ये जो इसका सब रूल 1 ए है ना, 9 का सब रूल 1 ए है, उसका जो क्लाउज ए है वो अमेंड हो गई है, पंजाब अमेंडमेंट में कुछ और है इसके लिए, तो वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं प्लेंटिफ शैल प्रेजेंट विद हिज प्लेंट, प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट के साथ प्रेजेंट करना है क्या चीज़। अब क्लाउज ए में जो ओमिशन आ गई है, तो ओमिशन वाले पॉइंट को डिस्कस कर, यहाँ देख सकते हैं हाई कोर्ट बेडफोर्ड लाहौर वगैरह ऑर्डर 7 के अंदर रूल लाइलवे सब रूल 1 के अंदर क्लाउज ए की जगह पे ये अब सब्सिट्यूटेड हो गया। द कॉपीज ऑफ द प्लेट एट द डॉक्यूमेंट्स अंडर रूल 40 फॉर ईच डिफेंडेड एट 2 एक्स्ट्रा कॉपीज, यानी कि हर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेट के साथ प्लेट की कॉपीज भी प्रोवाइड कर ली है, और जो डॉक्यूमेंट्स है रूल 14 के अंदर बताए हुए वही जो लिस्ट ऑफ रिलायंस जो आपने लगानी होती है प्लेट के साथ, वो डॉक्यूमेंट्स जो है हर डिफेंडेड के लिए, मतलब जितने जितने डिफेंडेड है उतनी ही आप लोगों ने वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ और प्लेट की कॉपीज़ प्रोवाइड कर ली है, और इसके साथ-साथ 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी आप लोगों ने अपनी प्लेट के साथ प्लेंटिफ ने प्रोवाइड कर ली है, प्लेट की। नेक्स्ट आपने अपनी प्लेट के साथ प्लेंटिफ ने फॉर्म ऑफ समन का ड्राफ्ट भी प्रोवाइड करना है, और जो समन प्रोवाइड करने के लिए की सर्विसेज़ की, मतलब समन प्रोवाइड करने की सर्विसेज़ के लिए जो पैसे वगैरह हैं, वो भी आपने अपनी प्लेंटिफ ने प्लेट के साथ ही देने हैं, प्लेट जमा करवाते हुए। इट्स इन शॉर्ट वो ये कह रहे हैं कि रूल लाइल में ये बताया जा रहा है कि जब एक प्लेंटिफ ने अपनी प्लेट जमा करवा ली है ना, तो प्लेट के साथ साथ ही जो
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी उसने प्रोवाइड कर ली है जिस पर वो रिलाई कर रहा है, उसका रिलीफ जिस पर डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट या तो उसने अपनी प्लेट के साथ अटैच करके दे ली है या फिर उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को उसने अपनी प्लेट के ऊपर इंडोर्स कर देना है, यानी उसको प्लेट का ही पार्ट बना देना है। साथ में जो है वो सबल जो है वो प्लेट जमा करवाने के बाद सबल जारी करवाई जाएगी, तो उसका सबल का क्या फॉर्मेट होगा वो भी उसने ड्राफ्ट करके देना है, और सबल जारी करने की फ़ीस भी जो है उसने अपनी प्लेट के साथ जमा करवा ली है। तो इसके अलावा जो प्लेट के अंदर जितने नंबर ऑफ डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट केस किया जा रहा है, और नंबर ऑफ डिफेंडेंट की बेस पे वो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसने साथ लगाई है, वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ और प्लेट की कॉपीज़ उसने प्रोवाइड कर ली है, और इनके साथ-साथ अ पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ द डिफेंडेंट 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी इसने प्रोवाइड कर ली होती है प्लेंटिफ ने। नेक्स्ट है कंसाइज़ स्टेटमेंट। Where the plaintiff sue or the defendant or any of the defendant is sued in a representative capacity, such statement shall show in what capacity the plaintiff or defendant sue or sue। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर तो प्लेंटिफ कदवा कर रहा है, डिफेंडेंट केस को डिफेंड कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर कर रहा है, तो अब जिस कैपेसिटी के अंदर वो ये केस डिफेंड कर रहा है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ ये sue कर रहा है, वो कैपेसिटी की स्टेटमेंट भी जो है वो आपने अपनी प्लेट के अंदर मेंशन करनी है। The plaintiff may, by leave of a court, amend such statements as so as to make them correspond with the plate। अब प्लेंटिफ जो है वो इसी स्टेटमेंट को प्लेट के मुताबिक बनाने के लिए उसमें अमेंडमेंट भी कर सकता है, लेकिन ये अमेंडमेंट कोर्ट की इजाज़त के साथ होगी। रूल नंबर 4, सब रूल 4, द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट शैल साइन सच लिस्ट एंड द कॉपीज और द स्टेटमेंट इफ़ ऑल एग्जामिनेशन ही फाइंड देम टू करेक्ट। अब चीफ मिनिस्टर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है अगर वो इसे ठीक लगती है, ये जो आप लोगों ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्लेट के साथ जमा करवाई, जो कॉपीज़ प्रोवाइड की है, जो स्टेटमेंट जिसको वेस्टिफाई कर रहे हैं उसे ठीक लगता है कि ये सही है, तो उसके ऊपर वो साइन वगैरह कर देगा, लेकिन एग्जामिनेशन करने के बाद। नेक्स्ट है आपके पास रूल 10 जो कहता है रिटर्न ऑफ प्लेट। प्लेट रिटर्न हमेशा जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पर होती है, मतलब अगर आप ऐसे कोर्ट के अंदर केस फाइल करते हो जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस का ट्रायल करने की, देन वो बजाय आपकी प्लेट रिजेक्ट कर ले के वो आपकी प्लेट को रिटर्न कर देते हैं। सो रूल 10 का सब रूल दो सब रूल है, इसमें सब रूल 1 क्या कहता है, कहते हैं प्लेट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट इन विच द सूट शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो प्लेट सूट की किसी भी स्टेज के ऊपर प्लेट जो है वो रिटर्न हो सकती है। किस पर्पज़ के लिए रिटर्न होती है, किसी इस कोर्ट के अंदर इस दावे जहाँ पर इस केस को करना चाहिए था ना, उधर आप लोग इस केस को प्रेज़ेंट करें। इस मोटिव के तहत जो है किसी भी सूट की स्टेज पर आपकी प्लेट रिटर्न हो सकती है। नेक्स्ट है सब रूल 2, प्रोसीजर और रिटर्निंग प्लेट। अब जब जिस टाइम कोर्ट जो है वो प्लेट को रिटर्न कर रहा होता है उस टाइम उसने क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करना होता है, सब रूल 2 में बताया गया है कि और रिटर्निंग अ प्लेट द जज शैल एंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन एंड रिटर्न। मतलब जिस टाइम जज इस प्लेट को रिटर्न कर रहा होगा उस टाइम उसने उस प्लेट के ऊपर क्या चीज़ें मेंशन कर ली है। नंबर 1 तो ये है कि उसने ये मेंशन करा है कि किस डेट के ऊपर ये प्लेट मेरी कोर्ट पे आई थी, प्रेजेंट हुई थी। नंबर 2 ये कि जिस डेट पे वो उसे रिटर्न कर रहा है, ये चीज़ उसने मेंशन कर दी है। एट द नेम ऑफ द पार्टी प्रेजेंटिंग इट, और जिस पार्टी ने इसको इस केस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया था, ले फाइल किया था इस प्लेट को, उस पार्टी का नाम उसने उस प्लेट को रिटर्न करते हुए उस पे मेंशन कर लिया। नंबर 3 पॉइंट ये यानी काम करेगा एड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न फॉर रिटर्निंग इट, और किन वजूहात की बिना पर ये रिटर्न हो रही है, ये प्लेट रिटर्न हो रही है, वो चीज़ आपने मेंशन कर ली है। सो एक तरह से देखा जाए तो कह रहे हैं कि किसी भी सूट की स्टेज पर आपकी प्लेट रिटर्न हो सकती है। रिटर्न इसलिए हो रही होती है ताकि आप उस कोर्ट के अंदर इस केस को फाइल करें जिस कोर्ट की इसके मामले में जुरिस्डिक्शन है, जिस कोर्ट के अंदर आपको पहले नंबर पे ये केस फाइल करना चाहिए था, पर आपसे मिस्टेक हो गई कि आप किसी और कोर्ट में लेकर आ गए जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही थी। अब रिटर्न करते हुए जो जज होता है प्लेट को, उसने रिटर्न करते हुए प्लेट के ऊपर 3 चीज़ें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले तो ये कि जिस डेट पे ये रिटर्न प्रेजेंट हुई है और जिस डेट पे ये रिटर्न हो रही है। नंबर 2 जिस पार्टी ने प्रेजेंट की थी उस पार्टी का नाम। नंबर 3 ये कि किन ग्राउंड के ऊपर किन रीज़न पर आप ये प्लेट रिटर्न कर रहे हो, ये चीज़ें उसने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है रूल 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेट। इसके भी क्लास डी के अंदर अमेंडमेंट हो गई है, पर जहाँ पे पहले थ्री क्लास सेम ही है तो उसको हम लोग वन बाय वन कवर करते हैं। तो कहते हैं प्लेट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। प्लेट जो है ये जो नीचे आपको दी गई केसेस है, सिचुएशन के अंदर आपकी प्लेट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 1 वेयर डज नॉट डिस्क्लोज अ काउज ऑफ एक्शन, जब आप अपनी प्लेट के अंदर काउज ऑफ एक्शन ही मतलब जो बलाए दावा जिसकी वजह से आपका केस बन रहा है, आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वो ही आप अपनी प्लेट के अंदर मेंशन नहीं करते, तो एक तो ये ग्राउंड बनता है आपकी प्लेट के रिजेक्ट होने का। नंबर 2 ये है कि वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यू एट द प्लेंटिफ फॉर बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू द करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन अ टाइम टू फिक्स बाय द कोर्ट फेल टू डू सो। मतलब आपने जो रिलीफ क्लेम किया है
पॉइंट बी कह रहा है कि जो आपने रिलीफ क्लेम किया है ना वो अंडर वैल्यू है, मतलब आपने प्रॉपर रिलीफ क्लेम नहीं किया जितना आपका बनता था। और प्लेंटिफ को जो कोर्ट ने रिक्वायरमेंट दी थी कि आप जो है प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द सूट करें, लेकिन आपने जो है वो प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं की उस टाइम पीरियड के अंदर। तो अब इस सिचुएशन पे आपकी प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। पॉइंट बी मतलब आप प्रॉपर रिलीफ क्यों नहीं क्लेम कर रहे हैं। यहाँ पर जो ये होता है कि कोर्ट जो है वो आपकी जो प्रॉपर वैल्यूएशन वसूल जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जितनी बनती है ना वो आप लोग सही से कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा करने के पीछे हमारा ये मोटिव होता है कि अगर हम ज़्यादा सही ना करें तो हम जो है वो कोर्ट फी से बच जाएं, तो हमें कम कोर्ट फी पे करनी पड़े। तो वो कह रहे हैं कि या फिर आप अपना केस जो है वो कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में लेकर आना चाह रहे थे, तो इसलिए आप लोग प्रॉपर सूट वैल्यूएशन नहीं करते। क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर आपकी केस की वालियत जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो 10 लाख तक बन रही है, 10 लाख तक बन रही तो आपको जो है 15,000 रुपये कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। मगर आपने क्या किया है, आपने उसे ना 2 लाख की सूट वैल्यूएशन की बनाई हुई है, रिलीफ प्रॉपर क्लेम नहीं किया हुआ, ताकि आपको जो है वो 15,000 से कम कोर्ट फ़ी पे करनी पड़े। इस तरह की हरकत की हुई है, आपने प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द सूट ना किया हो, मतलब प्रॉपर रिलीफ ना क्लेम किया हो। ये मोटिव हो आपको कोर्ट फ़ी ना पे करनी पड़ेगी या फिर आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लेकर आना चाह रहे हो मैटर। तो अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आप प्रॉपर रिलीफ नहीं क्लेम करते, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं करते और उसको ठीक भी नहीं करते उस टाइम लिमिट में जो कि कोर्ट आपको कहता है, तो आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। पॉइंट सी कहता है जब आपने रिलीफ प्रॉपर्ली क्लेम किया हुआ है, इसका मतलब ये कि आपने प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द सूट की है, बट द प्लेंट इज रिटन अपॉन पेपर एंड सफिशिएंटली स्टैम्प्ड एंड द प्लेंट ऑफ बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट व्हिच द सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन टाइम। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपने प्रॉपर्ली सूट वैल्यूएशन की है, प्रॉपर रिलीफ वैल्यू क्लेम किया हुआ है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि आपने प्रॉपर कोर्ट फी पे नहीं की हुई, स्टैम्प पेपर सही नहीं लगा, मतलब सही प्रॉपर कोर्ट फी नहीं पे की जितनी बनती थी, और कोर्ट ने आपको टाइम लिमिट दिया हुआ था कि भाई आप अपनी डिफ़ॉल्ट पेमेंट पूरी कर दो, कोर्ट फी पे कर तो पूरी कर दो, उस टाइम लिमिट में आप नहीं करते, तो इस ग्राउंड पे भी आपकी प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। सो 3 पॉइंट हैं अभी तक प्लेन रिजेक्ट होने के। अगर आप प्रॉपर काउज़ ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली तौर पर सही से अपने काउज़ ऑफ एक्शन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ ना करो प्लेन में, नंबर 3 प्रॉपर कोर्ट फी पे ना करो, नंबर 3 ये है कि प्रॉपर सूट वैल्यूएशन ऑफ द ना करो, रिलीफ क्लेम ना करो, तो इन 3 ग्राउंड पर आपकी प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। नंबर पॉइंट डी जो है वो उसमें पंजाब में अमेंडमेंट हो गई है, लेकिन पॉइंट है वो तकरीबन सेम यही, लेकिन हम लोग जो कि पंजाब अमेंडमेंट को फॉलो करेंगे तो हम वहाँ से जाकर डिस्कस करते हैं कि पॉइंट डी अब क्या है। पॉइंट डी विल द सूट अपेयर फ्रॉम द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। मतलब अगर सूट कोर्ट के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है ना उससे ये पता चल रहा है कि ये जो है आपका जो केस है वो किसी कानून के तहत बार्ड बाय लॉ है, मतलब आप इस मैटर को मतलब केस ही नहीं कर सकते। तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी आपकी प्लेट रिजेक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर कोई फैमिली मुकदमा सिविल कोर्ट के अंदर ले आए, तो अब जो कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस मैटर के ऊपर कि वो फैमिली मुकदमात का ट्रायल कर सके, वो बार्ड बाय लॉ है, क्योंकि उधर स्पेशल लॉज बने हुए फैमिली मैटर को सॉर्ट करने के मतलब केस सुनने के लिए। तो अब इस सिचुएशन के अंदर इस ग्राउंड के ऊपर भी आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर किसी मैटर के ऊपर ऑलरेडी तौर पर केस डिसाइड हो चुका है और रेस्ट जुडिकेटा अब उस पर इम्प्लीमेंट हो गया है कि सेम मैटर मतलब औरत जो है वो कोर्ट पागल तो नहीं है कि वो बार-बार एक ही केस चीज़ का मतलब केस सुनती जाएगी। तो अगर किसी मैटर का मतलब केस डिसाइड हो चुका है, अब वो दोबारा कोर्ट में केस लाया जाता है, तो वो रेस्ट जुडिकेटा की बेस पे यानी बार बाय एनी लॉ इसी के ही सेक्शन 11 जो सीपीसी के तहत बार है, वो उस केस के मतलब आपका केस सुनना। और सेक्शन 12 में भी है कि अगर एक्सप्रेसिवली तौर पर आपको मना कर दिया जाए किसी मैटर मतलब केस सुनने के, तो वो फिर इसी जाके रेस्ट जुडिकेटा के बेस पर आपको मना किया गया है, तो फिर अब इस ग्राउंड के ऊपर भी आपकी प्लेन रिजेक्ट हो जाएगी। सो टोटल 4 ग्राउंड हैं जिनके ऊपर आपकी प्लेन रिजेक्ट होती है ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। नंबर 1 ये कि अगर तो आप सही से काउज़ ऑफ एक्शन जो है प्रॉपर्ली तौर पर अपनी प्लेन में रिजेक्ट नहीं करते। नंबर सॉरी डिस्क्लोज़ नहीं करते। नंबर 2 ये है कि अगर आप प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ सूट नहीं करते, प्रॉपर रिलीफ क्लेम नहीं करते। नंबर 3 ये है कि अगर आप प्रॉपर कोर्ट फ़ी पे नहीं पे करते। नंबर 4 ये है कि अगर आपका सूट जो है वो किसी कानून की वजह से बार बाय लॉ हो कि इस मैटर के मतलब आप केस ही फाइल नहीं कर सकते। तो अगर आप केस कर दो तो इस ग्राउंड पे भी आपकी क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर के ऑर्डर 7 के रूल 11 के बाद फॉलोइंग न्यू रूल 11 ए भी एक इंसर्ट हुआ है, जो क्या कहता है सेक्शन सॉरी रूल 11 ए सेपरेट एप्लीकेशन बार्ड अ प्ली फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेन अंडर रूल 11
may be raised by the defendant in his written statement एंड नॉट बाय अ सेपरेट एप्लीकेशन। सो एक तरह से देखा जाए जो ये रूल 11A इंसर्ट हुआ है पंजाब अमेंडमेंट में, जो कि 22/8/2018 के अंदर आई, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिफेंडेंट ने ये प्लेंट की रिजेक्शन की प्ली लेनी थी ना रूल 11 के तहत अपनी रिटन स्टेटमेंट में, वो सॉरी मैंने गलत एक्सप्लेन कर दिया। वो ये कहना चाह रहे हैं रूल 11A के अंदर कि पहले अगर आप डिफेंडेंट ने उसकी प्लेंट को रिजेक्ट करवाना होता था ना, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट करवाना होता था ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कि ये इन ग्राउंड की बेस पर ये प्लेंट रिजेक्ट होती है, तो उसके लिए पहले से ऑर्डर 7 रूल 11 की दरख्वास्त देनी पड़ती थी। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है रूल 11A कि वो अगर चाहे तो वो ये प्ली रेज़ कर सकता है अपनी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ही कि ऑर्डर 7 रूल 11 के ग्राउंड पे इस बंदे की प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए, नॉट बाय सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब उसे एक अलग से अलहदा से 7/11 की दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं है डिफेंडेंट को। लेकिन यहाँ पर आप वर्ड के ऊपर गौर करें तो इधर वर्ड लिखा हुआ है मे। कानून में मे और शैल की वर्डिंग की बड़ी अहमियत है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो अगर चाहे तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो ये प्ली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की प्ली जो है डिफेंडेंट रेज कर सकता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। अगर वो ऐसा करना चाहे तो सेपरेट दरख्वास्त ना देना चाहे तो वो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि इस रूल 11A ने ऑर्डर 7 रूल 11 की दरख्वास्त को टोटली तौर पर ख़त्म नहीं किया, बल्कि डिफेंडेंट को ऑप्शन दे दिया कि अगर तो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस प्लेंटिफ की प्लेंट को रिजेक्ट करवाना चाहता है ऑर्डर 7 रूल 11 के ग्राउंड पे, तो हो सकता है वो इस प्ली को रेज कर ले अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, अगर वो चाहे तो। अलग दरख्वास्त नहीं देना चाहता, नहीं तो अगर देना चाहता है तो दे दे। सो वही कह रहे हैं कि ये जो प्ली है ना प्लेंट की रिजेक्शन की अंडर रूल 11 के अंदर, वो डिफेंडेंट रेज कर सकता है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर भी। उसे सेपरेट एप्लीकेशन ना नहीं देनी तो ना दे, वो उसको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर भी ये ग्राउंड रेज कर सकता है। 7/11 की दरख्वास्त का रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि डिफेंडेंट के पास दो ऑप्शन कर दिए गए कि या तो वो प्लेंट को रिजेक्ट करवाना चाहता है प्लेंटिफ की ऑर्डर 7 रूल 11 के ग्राउंड पे, या तो वो उस मैटर को रेज करते अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ही, और अगर नहीं करना तो बेशक 7/11 की दरख्वास्त दे दे। नेक्स्ट है रूल 12, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट। वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट विद अ रीजन फॉर सच ऑर्डर। तो जब प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है ना, तो जज क्या करेगा, जज जो है इस प्लेंट की जो रिजेक्शन हुई है इसका एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा और रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा कि किन ग्राउंड के ऊपर ये मैं ऑर्डर पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा अब यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है ऑर्डर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर इस पर गौर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं कि हम लोगों ने जब सेक्शन 2, अब यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा हुआ है ऑर्डर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जो सेक्शन 2 और सीपीसी में चीज़ डिस्कस की थी कि भाई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी एक डिक्री की हैसियत रखती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब प्लेंट रिजेक्ट हो गई, डिक्री आ गई, तो चूँकि वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री की हैसियत जो रखती है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अब उसी मैटर के मतलब दोबारा उसी सेम काउज़ ऑफ एक्शन पे जब एक दोबारा केस लेकर जाएँगे, तो हमारा जो रेस जुडिकेटा के ग्राउंड पर केस ही नहीं फाइल होना चाहिए, कोर्ट को सुनना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, रूल 13 में इस चीज़ पे मना कर दिया गया है कि अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट भी हो जाती है तो आप उसी सेम मैटर के मतलब दोबारा दावा दायर कर सकते हो और वो उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर रूल 13 में जब हम ये बात डिस्कस करते हैं तो फिर हमें बड़ा अजीब लगेगा कि भई वो तो सेक्शन 2 के तहत रिजेक्शन ऑफ प्लेन डिक्री नहीं थी, और जब वो डिक्री थी तो इसका मतलब तो रेस जुडिकेटा अप्लाई होना चाहिए और आपकी उसी सेम मैटर पर आप प्लेन करते हो, उसी सेम काउज़ ऑफ एक्शन पर आपका तो केस सुना ही नहीं जाना चाहिए, उस पर तो रेस जुडिकेटा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो वो रेस जुडिकेटा उस पर क्यों नहीं अप्लाई होता, उसकी लॉजिक जो है वो इसी ऑर्डर 7 के रूल 12 के अंदर बता दी गई है
क्योंकि वहाँ पर किसी जगह पर भी डिक्री का वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है कि जब प्लेन रिजेक्ट हो गई तो जज ने उस प्लेन को रिजेक्ट करने के बाद एक ऑर्डर को रिकॉर्ड किया, ना कि उसने डिक्री पास की का वर्ड लिखा हुआ है। जब उसने ऑर्डर रिकॉर्ड किया इसका मतलब ये कि केस अभी तौर पर फाइनली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, डिक्री नहीं पास हुई। और फिर एक्सप्रेसिवली तौर पर भी राइट दे दिया गया है रूल 13 के तहत कि अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हो जाती है तो आप लोग उसी मैटर के मतलब केस फाइल कर सकते हो, आप पे कोई बार नहीं है। इसका मतलब रेस जुडिकेटा भी नहीं लगता। तो जो सेक्शन 2 के अंदर आपको रिजेक्शन ऑफ प्लेन को डिक्री कंसीडर किया गया था और डिक्री के बाद अब केस सुन लिया गया और आपके माइंड में फ़ौरन रेस जुडिकेटा आ जाता है कि भई अब उस मैटर के ऊपर केस नहीं होना चाहिए कि रेस जुडिका अप्लाई हो जाएगा, तो उस पॉइंट की नेगेशन जो है वो ऑर्डर 7 के रूल 12 और 13 के अंदर बता दिया गया। 30 के अंदर एक्सप्रेसिवली तौर पर मेंशन कर दिया गया और 12 के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर डिक्री का नहीं, वहाँ पर ऑर्डर का वर्ड यूज़ हुआ। तो अब हम जाते हैं रूल 13 की तरफ। रूल 13 जो है वो यहाँ से ओमिट हो चुका है और पंजाब अमेंडमेंट में इसकी जगह पे एक नया रूल 13 सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो रूल 13 ये कहते हैं कि वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेन डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेन, कि जब आपकी प्लेन रिजेक्ट हो गई है लेकिन वो नई प्लेन दायर करने से आपको नहीं रोक रही। द रिजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड मेंशन इन क्लाउज ए, क्लाउज बी और क्लाउज सी ऑफ रूल 11 shall not of its own force preclude the plaintiff for presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action। So यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हुई है, किन ग्राउंड पर प्लेन रिजेक्ट हुई है, जो कि रूल 11 के क्लाउज ए, बी और सी के जो ग्राउंड है उन पर अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हुई है, तो फिर इन सिचुएशन के अंदर प्लेंटिफ जो है वो इन्हीं सेम काउज ऑफ एक्शन के ऊपर बेस करती हुई नई प्लेन रिप्रेजेंट कर सकता है, उसे बार नहीं है। इट्स मीन ये हुआ कि क्लाउज डी के ऊपर जो ग्राउंड मेंशन है, अगर उस ग्राउंड की बेस पर आपकी प्लेन रिजेक्ट होती है, देन वहाँ पर उसी सेम ग्राउंड पर सेम काउज ऑफ एक्शन पर अगर आप फ्रेश प्लेन रेज करोगे तो फिर अब आपकी प्लेन के ऊपर बार है, तब आप लोग नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने सूट की प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं की, प्रॉपर कोर्ट फ़ी पे नहीं की, प्रॉपर्ली तौर पर काउज़ ऑफ एक्शन जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं किए। अब अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हो गई, देन आपको रूल 13 कहता है कि आप सेम उन्हीं काउज़ ऑफ एक्शन पे जिन पर आपने पहले केस फाइल किया था, आप कर सकते हो, आप पर कोई बार नहीं है। लेकिन अगर आपने अपनी प्लेंट जो है आपकी ये थी कि आपकी बार बाय लॉ थी प्लेन, किसी लॉ के ग्राउंड पर आपकी प्लेन बार थी, जो है उस सिचुएशन में इस ग्राउंड पे अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हुई है और अब आप अगेन उसी मैटर के मतलब दोबारा केस फाइल करते हो, तो अब इस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर बार है। अगर इस ग्राउंड पे आपकी प्लेन रिजेक्ट हुई है, आप बार है आप पर, आप उसी सेम काउज ऑफ एक्शन के ऊपर दोबारा प्लेन रेज नहीं कर सकते, लेकर नहीं आ सकते। तो आई होप ये आपको रूल 13 तक अब क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह जो लास्ट 30 रूल्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें।